नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड पिछले टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आप लोगों को फॉल्ट ट्री एनालिसिस के बारे में बताया था, रूट काज एनालिसिस के बारे में बताया था, फेलर मोड इफ़ेक्ट एनालिसिस के बारे में बताया था। तो मैंने कई सारी चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिकम्पोजिशन मेथड बताया था। तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाऊँगा। तो आज मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर पसंद आए होंगे। तो मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो आज मैं आप लोगों को एक नायाब डॉक्ट्राइन इशिकावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा कि किसी चीज़ को हम अपने जीवन में अगर मैनेज करना चाहते हैं, उसमें कुछ मैनेज करके कुछ अच्छा, उसके क्या कासेस हैं, उसके क्या रूट कास हैं, उसके प्रिंसिपल और सेकेंडरी कास क्या हैं, कैसे हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उस सिचुएशन की जो जड़ की प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, उसी पे ये इशिकावा प्रिंसिपल बेस्ड है। तो जो इशिकावा प्रिंसिपल है, ये एक प्रकार से जो इस प्रिंसिपल को मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो काउरो इशिकावा हैं, जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे कावासाकी शिपयार्ड पे। उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। इस प्रिंसिपल को फिश बोन प्रिंसिपल और हैरी बोन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल को हम काज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके कुछ कासेज होते हैं। जैसे अभी महाकुंभ हुआ तो उसमें भगदड़ मच गई, तो उसका प्राइमरी जो काज था, मुख्य काज था कि ओवर क्राउड हो गई, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। ऐसे टेररिज्म का मुख्य काज है आइडियोलॉजी। ऐसे पॉवर्टी का कुछ कास्ट हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ कास्ट हो सकता है, कास्ट इशू का कोई कास्ट हो सकता है, कम्युनल वायलेंस का कोई कास्ट हो सकता है, इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई कारण हो सकता है, जीनोसाइड हो जाता है उसका कोई कारण हो सकता है, रेप का कोई कारण हो सकता है, सोशल डिस्टर्बेंस का कोई भी कारण हो सकता है, या मुटनी हो जाए, अफरे हो जाए, उसका भी कोई कारण हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस प्रिंसिपल को हर जगह यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल नायाब प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने का। आपकी फैमिली में कोई रूठ जाए तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, आपके माता पिता आपसे रूठ जाए तो क्या कारण हो सकता है, आपके दोस्त यार गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ है तो प्राइमरी कारण क्या है, वो क्यों नाराज़ है, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही जीवन में तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ये एक प्रकार का रूट काज ढूंढता है कि उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो बीज क्या है जहाँ से ये उस चीज़ों का उदय हो रहा है। जैसे अगर इंसान है तो अगर हम पैदा होते हैं तो हम पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने के बाद तमाम प्रकार की प्रॉब्लम हमको मिलती हैं, सोसाइटी से, घर से, इन्वायरमेंट से। ऐसे मेन प्रॉब्लम क्या है, जब हम पैदा ही ना हुए होते तो हमारी प्रॉब्लम है ना होती। ऐसे कोई भी चीज़ है उसकी रूट प्रॉब्लम होती है। जैसे मैरिज की रूट प्रॉब्लम क्या है, या और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसका रूट काज क्या है। तो हम रूट काज जानने का प्रयास करते हैं। ये काज एंड इफेक्ट पे प्रिंसिपल बेस्ड है। ये बताता है कि किसी भी चीज़ का कुछ कारण होता है, जिसको फिलॉसफी में कासा सुई बोलते हैं, कि इसका खुद का एक कारण है जिस कारण से भी कोई चीज़ की अस्तित्व है। कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं है। चाहे आप जैन की फिलॉसफी में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो इस चीज़ पे बात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब मैं आप लोगों को इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो इसका एप्लीकेशन हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, चाहे मैन पावर की कोई रूट काज प्रॉब्लम हो, या कोई प्रोडक्ट डिजाइन की कोई प्रॉब्लम हो, या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो या क्लासीफाई करना हो, या दो वैल्यूएशन के बीच में जो सोर्स क्या है उसको पहचानना हो। तो उसका एक मुख्य काज होता है, एक सेकेंडरी काज होता है। तो प्राइमरी काज जो है और सेकेंडरी काज ये सब की बात करती है। पहले बताती कि रूट काज प्रॉब्लम क्या है, फिर उससे रिलेटेड और कौन सी सब्सिडरी प्रॉब्लम है या जो सब्सटेंस कर रहे हैं उसके साथ जुड़ रही हैं, और रूट काज प्रॉब्लम कौन सी है, एक मेजर काज प्रॉब्लम कौन सी है। तो ये एक प्रकार से क्या करता है, कई जो टर्म है उन पे एक कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात करता है, वेरिएबल बनाता है कि हम इस चीज़ से कितने पॉसिबल कासेस निकाल सकते हैं। अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका मेन सिम्टम क्या है, उसके मेन इफेक्ट क्या है। अब इफेक्ट में ये
ज़रूरी नहीं कि एक का इफेक्ट हो, उसके सोशल इफेक्ट, ये मल्टी डायमेंशनल सोच पे निर्धारित कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चर इम्पैक्ट, इथिकल इम्पैक्ट, मोरल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो ये भी ये बताता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट एवर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी कासेज हैं, जो भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उन सारे कासों की बात करता है। ये एक प्रकार से जैसे हम कोई भी चीज़ के पॉजिटिव निगेटिव तरीका ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हम अपने माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही रिलेटेड है, जो बताता है कि अगर किसी कंपनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोसेस सही से नहीं हो रहा उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, आउटसोर्सिंग की सही से प्रॉब्लम नहीं हो पा रही उसकी प्रॉब्लम, पीपल मैनेजमेंट या मैन पावर की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, मटेरियल प्रॉपर नहीं हो रहा। तो एक कारण थोड़े हो सकता है किसी कंपनी का स्लो होने का, या उसके पीछे कई कारण है। इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है, एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, इथिकल पर्सपेक्टिव सही नहीं है, लीडरशिप पर्सपेक्टिव सही नहीं है, मैनेजमेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जैसे 5 N मॉडल रूट काज टेक्निक होती है जिसमें हम 5M के जरिए उसके रूट काज को पता करते हैं कि मैन पावर में सही से कौन कौन सी समस्याएं हैं। माइंड पावर नॉलेज नहीं है, या वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं है, या मशीन में इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है, या टेक्नोलॉजी ड्राइवन नहीं है, या रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम है, कमी है, या किस तरीके के मेथड यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्कावा प्रिंसिपल पे ही बेस्ड हैं। कौन कौन से मेथड कंपनी यूज कर रही है, कितना बना पा रही, उस मेथड का बेहतर यूज कर पा रही है, क्या उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो रूट काज प्रॉब्लम उसको एनालिस कर पा रही है, प्रॉपर इंस्पेक्शन इन्वायरमेंट का हो रहा है, प्रॉपर मीजरमेंट हो रहा है, मशीन्स का, टूल्स का, लोगों का, ग्रोथ का, हर चीज़ का मीजरमेंट हो सकता है। उसका मिशन क्या है, लॉन्ग टर्म मिशन है कि शॉर्ट टर्म मिशन है, कि ह्यूमैनिटी का मिशन है, कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, किस तरीके की सोच रखती, कैसे मैनेजमेंट करना है लोगों का, रिसोर्स का, मैन पावर का, टेक्नोलॉजी का, और भी बहुत सारे इथिकल पर्सपेक्टिव का। ये सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल का, हर चीज़ का मैनेजमेंट मेंटेनेंस कैसे करना है। जो इबिटटा की डॉक्ट्राइन होती है कि एक्सपेंसेस बिफोर इनकम, टैक्सेज और डिप्रिसिएशन और एमोर्चिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम कैसे अब प्रॉफिट तक पहुंच पाएँ, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करता है जिसको हम पैट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जैसे 8P होता है, इसको हम प्रोडक्ट मार्केटिंग रूल के बारे में जानते हैं कि 5P होते हैं। पहला आपका प्रोडक्ट कैसा है, अगर कंपनी को प्रोग्रेसिव बनाना है तो रूट काज को समझें कि ये प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में आ सकती हैं, प्राइस में हमको कम ज़्यादा करना है, कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, कितना बेहतर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, अर्बनाइज सेक्टर में हो, प्रॉपर वहाँ सेटलमेंट हो कॉलोनी का, प्रमोशन आप कैसे ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। पीपल कैसे हैं, कोई ऐसे पीपल तो नहीं है जो टॉक्सिक कल्चर बना रहे हैं, या परफॉर्मेंस आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एनालिसिस करिए, स्वैट एनालिसिस का यूज करिए, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस ऑन थ्रेड वाला प्रिंसिपल, प्रोसेस आप किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 4S प्रिंसिपल होता है जिसमें हम सराउंडिंग अपने आसपास देखते हैं, सप्लाई हम कितनी कर पा रहे हैं, हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे पास स्किल कितनी है, सेफ्टी कितनी है। तो ये सारे प्रिंसिपल उस चीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं जो कहीं ना कहीं इशिकावा डॉक्ट्राइन के बारे में बात करता है। इशिकावा का मतलब होता है कि एक मेन प्रॉब्लम, उस मेन प्रॉब्लम के कुछ सबऑर्डिनेट प्रॉब्लम जो उस चीज़ को उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं वो भी उसके रूट काज हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल की तरफ। पैरेटो प्रिंसिपल भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का नायाब तरीका है, किसी चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में पैरेटो प्रिंसिपल बताता है।
पैरेटो प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी चीज़ का अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको उसकी अगर हम 20% जड़ को पकड़ लें तो हम 80% उससे आउटपुट ला सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार से पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि हम 20% कास्ट लगा के 80% रिजल्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका रूट प्रॉब्लम सिर्फ उसके 20% पे ही छुपी होती है। अगर हम उसके 20% को आसानी से सॉल्व कर लें तो हम 80% रिजल्ट आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम में देखें, बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम में नंबर नहीं ला पाते। और कुछ बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ लेता है और उसमें से 80% जब देखता है कि 20% जो क्वेश्चन वो पढ़ के गया था वो सब इम्पॉर्टेंट थे, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो 80% रिजल्ट ले आता है। जबकि एक बच्चा पूरा पढ़ता है वो वहाँ लिख ही नहीं पाता, परफॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मेमोरी जो होती है ओवरबर्डन हो जाती है इंफॉर्मेशन से। तो ये प्रिंसिपल क्या है, किसी चीज़ को मैनेजमेंट करने का बेहतर तरीका है कि हम कैसे 20% कास्ट लगा के 80% रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल को आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, किसानी में यूज कर सकते हैं। 20% किसान प्रोडक्शन लगा के इनपुट कैसे 80% आउटपुट बना सकता है, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, सेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। हजार्डस के प्रिंसिपल पे कि 20% जो है हेल्थ में। तो अब इसके तमाम प्रकार के इम्प्लीकेशन है। तो ये जो है 1941 में यूनिवर्सिटी ऑफ लुसाने में जब पैरेटो लेक्चर दे रहे थे तब इस प्रिंसिपल को उन्होंने पाया कि जो 80% लैंड थे किंगडम के लैंड थे, वो 20% जो पॉपुलेशन थी वो ओन करके बैठी थी इटली में। तो उनको ये पता चला तो उस प्रिंसिपल को इन्होंने दिया। तो उसके बारे में ये बात करता है। फिर ये बताता है कि जो बिजनेस में हम इसका यूज कर सकते हैं कि 80% हम सेल सिर्फ 20% क्लाइंट से उठा सकते हैं। कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्लाइंट होते हैं जो रोज़ आपसे सामान खरीदते हैं, जो आपके बंधे कस्टमर हैं, जो कहीं जाने ही वाले नहीं, वो ऐसे कस्टमर हैं जो आपको 80% प्रॉफिट देते हैं। तो ये प्रिंसिपल वहाँ भी यूज हो सकता है कि कैसे हम 20% अच्छा इनपुट लगा के 80% रिस्क मैनेजमेंट को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अगर इसका प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। या कैसे हमारे किसी कंट्री में कुछ बड़े लोग होते हैं कि 20% जो पॉपुलेशन है वो 80% वेल्थ बना के बैठी, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, नेता मंत्री हैं, बिजनेस हैं, ये सब 20% लोग तो हैं जो 80% इनकम अपने पास रखे हैं, जिनको आप कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं। तो यही सारे प्रिंसिपल हैं जो कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं। ये इलाइट लोग हैं। अब इसी प्रिंसिपल को और भी तमाम साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको यूज करा। इन्होंने कहा कि 20% हम टैलेंट का यूज करके हम कैसे 80% ग्रोथ कर सकते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल है कि 20% जो हमारे देश के IIT के पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, वो 80% ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे कंपनी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो। ऐसे ही टेलर काउडेन और डैनियल ग्रास ने ये पाया कि हम कैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामला है कि हम 20% अगर बग को सही कर दें, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को सही कर दें, कोडिंग को सही कर दें, 20% कोडिंग इतनी बड़ी होती है कि वो 80% प्रॉब्लम को एरर को ख़त्म कर देंगी। तो अगर 20% कोडिंग सही कर दी जाए, प्रोग्राम मैनेजमेंट बेहतर कर दिया जाए, डिबगिंग कर दी जाए, तो 80% इंफॉर्मेशन या जो हमारी AI की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से ये बात करता है कि 20% कोड होते हैं जो हमारा 80% समय बचा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से काम करता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में यूज कर सकते हैं कि 20% जो हजार्डस होते हैं वो 80% इंजरी काज करते हैं। जैसे कि आपके कई हजार्डस हो गए, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, फायर हो गया, इस तरीके के जो बहुत सारे वाइल्ड फायर हो गया, फायर जो आग लग जाती है, या क्लाइमेट चेंज हो गया। जैसे क्लाइमेट चेंज है तो 20% ही क्लाइमेट चेंज 80% लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो मेथाइल आइसोसाइनेट की वजह से
कितने सारे लोग 20% कास्ट की वजह से तो 80% लोग जख्मी हुए, परेशान हुए। ऐसे ये बात करता है पेशेंट में कि 80% कुछ 20% कुछ ऐसे मर्ज होते हैं जो 80% लोगों की मृत्यु ले लेते हैं, जैसे कैंसर हो गया और बीपी हो गया, ये सारे मर्ज जितने होते हैं, या नर्वस सिस्टम का कोई मर्ज हो गया, इस प्रकार की चीज़ें होती जो 80%, ब्लड कैंसर हो गया, ये सारे क्या हैं, 80% लोगों की ज़िंदगी इनसे ख़त्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट लेक्चर है। अब अगले वाले चैप्टर में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।